बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन। आप सुन रहे हैं वतन की मट्टी गवाह रहना, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाज़रीन व सामईन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 29वीं किस्त की जानिब। खाना सब घर वालों ने इकट्ठे ही खाया था। तीनों ऊपर चौबारे में चले आए। अजय को होश नहीं रहा था और वो जल्द ही गहरी नींद सो गया, लेकिन खान और मनोहर लाल, प्रकाश काफ़ी रात गए तक अपने मंसूबे की जुजियात का जायज़ा लेते रहे। अलग सुबह अजय मामूल के मुताबिक बेदार हो गया। तीनों इकट्ठे ही बाहर आए थे और एक ही बस में अंबाला रवाना हो गए। अजय ने शाम के बाद से ही इस मंसूबे पर अमल शुरू करना था और शाम 7 बजे तक तीनों ने एक जगह इकट्ठे मिलने के लिए मुंतखब कर ली थी। ये वक्त प्रकाश और खान ने उस होटल में और फिर फिल्म देखकर गुजारा। शो ख़त्म होने पर जब वो शहर से बाहर अपने मुकर्रर करदा आरवी पॉइंट की तरफ जा रहे थे तो प्रकाश ने चुपके से एक पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ा दिया। खान ने शुक्रिया कहकर यह पिस्तौल अपने कपड़ों में छुपा लिया। दूसरी तरफ ठीक 6 बजे कॉर्पोरल अजय साहनी ने अपने ऑफिसर इंचार्ज को जीप का डायनमो ख़राब होने की रिपोर्ट की और ये भी बता दिया कि अब रात तक मकामी अड्डे की वर्कशॉप पर उसकी मुरम्मत मुमकिन नहीं। इसने अपने ऑफिसर को पेशकश की कि वो शहर ही की किसी वर्कशॉप से डायनमो ठीक करवाकर सुबह ड्यूटी पर जीप साथ लेकर आ जाएगा। ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होना था, लेकिन ऑफिसर की भी मजबूरी और लालच आड़े आ ही गई। अजय ने उससे मुरम्मत के लिए एडवांस पैसे भी वसूल कर लिए और जीप लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अड्डे से बाहर निकलते ही स्टोर के नज़दीक उसने थोड़ी देर के लिए जीप ज़रूर खड़ी की थी, लेकिन किसी को यह इल्म ना हो सका कि उसमें सवार कौन था। स्टोर से बरामद होने पर उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 2 ऑफिसर्स की वर्दियां तह करके रखी हुई थीं। ठीक 7 बजे वो मतलूबा मकाम पर पहुंच चुका था, जहां खान और प्रकाश उसके मुंतज़िर थे। यहां तक डायनमो ख़राब होने की वजह से उसने लाइट्स ऑफ कर रखी थीं। खेतों के किनारे से कच्चे रास्ते पर उसने जीप खड़ी करके इंडिकेटर जलाए बुझाए और सिग्नल मौसूल होने पर खान और प्रकाश करीबन भागते हुए उस तक पहुंचे थे। कॉर्पोरल अजय साहनी ने कुछ कहे सुने बगैर वर्दियां उनकी तरफ बढ़ा दीं। दोनों ने वहीं खड़े खड़े अपनी वर्दियां कपड़ों पर पहन लीं। इस दौरान अजय साहनी अपने काम में मसरूफ़ रहा। उसने जीप की एक जाली नंबर प्लेट अपनी सीट के नीचे से निकाली। ये नंबर प्लेट इसने आज ही वर्कशॉप में तैयार की थी। अब इस जीप पर इंडियन एयरफोर्स की जो नंबर प्लेट सजी थी उसके मुताबिक ये अंबाला एयरबेस की जीप थी। प्रकाश ने जीप पर नजर आने वाले हर मुमकिना निशान पर खेत की मिट्टी मल कर इसे अच्छी तरह कैमोफ्लाज कर दिया था। यूं भी यह इमरजेंसी का दौर था और जीपें अमूमन इसी हालत में रखी जाती थीं। थोड़ी देर बाद तीनों जीप में सवार अंबाला एयरबेस की तरफ उड़े चले जा रहे थे। कॉर्पोरल अजय साहनी जीप चला रहा था। उसके साथ स्क्वाड्रन लीडर प्रकाश बैठा था और पिछली सीट पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमार। दोनों के नामों की तख्तियां बहादुरी के जाली एजाजात के साथ उनके सीनों पर चमक रही थीं। खान ने अपने पिस्तौल पर साइलेंसर फिट कर लिया था और उसे अपने कोट की लंबी जेब में छुपाया हुआ था। हवाई अड्डा अभी दूर ही था जब प्रकाश ने एक लिफाफा अजय की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा एडवांस है, काम मुकम्मल होते ही तुम्हारे तसव्वुर से भी ज़्यादा माल मिलेगा। हम अपने दोस्तों की कदर करते हैं, इसका सबूत पहले ही मिल चुका होगा। कॉर्पोरल अजय साहनी चुप रहा। इसने नोटों वाला लिफाफा अपनी जेब में बगैर नोट गिने ठूंस लिया था। जीप की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। दोनों पुरसकून आने वाले हालात के मुंतज़िर थे। अंबाला एयरबेस का स्टेशन एरिया शुरू हो चुका था। खान ने महसूस किया जैसे इसकी हथेली इतनी सर्दी में भी पसीने से भीग रही हो। इसने दोनों हाथ वर्दी के साथ रगड़कर साफ कर लिए। अजय ने जीप को उस सड़क पर डाल दिया था जो टेक्निकल एरिया की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो गार्ड रूम के दरवाजे पर खड़े थे। फौजी जीप को देखते ही लकड़ी का बैरियर ऊपर उठता चला गया। अजय ने अपने कोट के कॉलर खड़े कर लिए थे और चेहरा इस तरह झुकाकर जीप चला रहा था कि पहली नज़र में उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं थी। जबकि मनोहर लाल अमीराना ठाठ से उसी तरह अपनी सीट पर जमकर बैठा था। उसके कंधे पर सजे निशानात देखकर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड ने उसे सल्यूट किया और अजय साहनी ने जीप आगे बढ़ा दी। अड्डे की तमाम बत्तियां बुझा दी गई थीं।
इमरजेंसी की वजह से एयरफोर्स के तमाम स्टेशन खुद को हालत जंग का शिकार समझते थे और मुकम्मल ब्लैकआउट रहता था। जीप को सड़क से हटाकर स्टेशन कमांडर के दफ्तर के पीछे वाले दरख्तों की तरफ ले चलो, मनोहर लाल ने सरगोशी की। ओके। कॉर्पोरल अजय साहनी को 2 अल्फाज अदा करने के लिए भी बहुत जोर सर्फ करना पड़ा। इंतज़ामी दफातर 5 बजे के बाद बंद हो जाते थे, लेकिन उनका छोटे अफसरान पर मुश्तमिल अमला रात को भी ड्यूटी पर मौजूद रहता था। करीबन हर दफ्तर में कोई ना कोई जिम्मेदार आदमी किसी भी जवाबदेही के लिए मौजूद होता था। कॉर्पोरल अजय साहनी ने बड़ी फुर्ती से जीप दरख्तों के ऐन दरमियान कैमोफ्लाज के लिए उगाई गई झाड़ियों में इस तरह छुपा दी थी कि अब वो दूर से देखने पर भी नजर नहीं आ सकती थी। इग्निशन की चाबी खान ने अपनी जेब में डाल ली और अब तीनों जीप से नीचे उतर आए थे। कॉर्पोरल अजय साहनी वहां ड्यूटी कर चुका था और उसे इल्म था कि उसके दोस्तों को जिस चीज की तलाश है वो किस कमरे में हो सकती है। वो आगे आगे था और दोनों उसके पीछे पीछे। चांद की आखिरी रातें थीं और सर्दियों का मौसम, अंधेरा शाम ही से गहरा होने लगा था। कोहर आलूद आसमान को बादलों ने ढांपना शुरू कर दिया था। हवाई अड्डे पर पुरसोज झींगरों की आवाज़ों के सिवा कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अंधेरे में अब कुछ फासले पर बने दफातर की परछाइयाँ नुमायाँ होने लगी थीं। 2-3 कमरों की खिड़कियों से मामूली रोशनी भी अपना अक्स दिखाने लगी थी। यूं दिखाई देता था जैसे गहरे शीशों के पीछे रोशनियों में लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं। ऐसे ही एक कमरे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए अजय साहनी ने उसकी निशानदही की और अगले हुक्म के लिए उनकी तरफ देखा। तुम जीप में वापस जाओ, मनोहर लाल ने उसे हिदायत की। इस खदशे के पेश नज़र के कहीं सूरत हाल की संगीनी से घबरा कर वो बदहवासी में जीप लेकर वापस ना भाग जाए, खान ने चाबी अपनी जेब में पहले ही रख ली थी। उन्होंने अजय को अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए रिवॉल्वर तक नहीं दिया था। वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिसमें किसी किस्म का ख़तरा मोल लेने का इहतिमाल हो। इस बात के शवाहिद मौजूद थे कि उस कमरे में ना सिर्फ कोई मौजूद है बल्कि वहाँ बाकायदा पहरे का बंदोबस्त भी है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में पेश आइंदा हालात से निमटने की हिकमत अमली तय कर ली। खान ने झुककर प्रकाश के कान में सरगोशी की और तन कर खड़ा हो गया। प्रकाश ने उसके कंधे पर थपकी दी और दबे कदमों लेकिन बज़ाहिर लापरवाही से उस कमरे की तरफ चल दिए। दोनों ने इस बात की हर मुमकिन कोशिश की थी कि कमरे में दाखिल होने तक उनका टकराव किसी ड्यूटी गार्ड से ना हो और वो अपने मकसद में कामयाब रहे। कमरे का दरवाज़ा गो के खान ने बहुत आहिस्तगी से खोला था, लेकिन उसका दूसरा हाथ जेब में मौजूद पिस्तौल के दस्ते पर मजबूती से जमा हुआ था। दरवाज़ा खोलने पर उसकी नज़र सामने बैठे 2 हवन्नकों के चेहरों पर पड़ी जो उनकी अचानक आमद से बौखला गए थे। आई एम स्क्वाड्रन लीडर प्रकाश मोहरा, प्रकाश ने बारोब आवाज़ में उन्हें मुखातब किया। ऑन स्पेशल ड्यूटी। उसके मुंह से जूं ही ये निकला, दोनों के हाथ सैल्यूट के लिए टोपियों को छूने लगे। मैं हेडक्वार्टर से आ रहा हूँ, हमें एक रिपोर्ट पर खसूसी चेकिंग करनी है। तुम दोनों बिल्कुल मुतमईन अपने काम में मसरूफ़ रहो, लेकिन ख़बरदार, आध घंटे तक किसी को बेस पर हमारी आमद का इल्म नहीं होना चाहिए। ओके सर। दोनों को यकीन हो गया था कि एयरफोर्स इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं। AU सार्जेंट डमला, खान ने उनके खामोश होने पर बाएं हाथ की उंगली से कोने वाली मेज़ पर बैठे सार्जेंट को मुखातब किया, जिसके नाम की तख्ती उसकी जेब पर चमक रही थी। फाइल नंबर 21X निकालो। जैसे ही खान के मुंह से ये अल्फाज निकले, सार्जेंट यूं उछल कर खड़ा हो गया जैसे उसका हाथ बिजली के नंगे तारों को छू गया हो। सर, वो हकलाया, हमें सिवाय स्टेशन कमांडर के और किसी को फाइल नंबर 21X दिखाने की इजाज़त नहीं सर। अब एक गधे, तुम स्टेशन कमांडर को तभी दिखाओगे जब फाइल में कागजात मौजूद होंगे। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तुम दोनों ने वो फाइल यहाँ से थोड़ी देर के लिए गायब करवा दी है और अब उसी की वापसी के मुंतज़िर हो। लेकिन मुतमईन रहो, बाहर आर्मर ने घेरा डाला हुआ है और कोई बचकर अंदर नहीं आ सकता। प्रकाश ने उसे घूरते हुए अल्फाज चबा चबा कर इस तरह कहे कि दोनों के पांव तले से ज़मीन सिरक गई। उनके पास सिवाय अपनी बेगुनाही साबित करने के और कोई चाराए कार ना था। सर, ये हमारे खिलाफ किसी ने झूठी रिपोर्ट दी है सर, बिल्कुल गलत। अच्छा, ज़्यादा बहस ना करो और फाइल निकालो, खान गुराया। सार्जेंट डमला ने अपने दराज खोलकर चाबियों का एक गुच्छा निकाला और दाएं कोने में रखे सेफ की तरफ बढ़ा। उसकी चाल से उसकी घबराहट अय्यां थी। सार्जेंट डमला के दूसरे साथी की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। कपकपाते हाथों से उसने मतलूबा फाइल निकालकर स्क्वाड्रन लीडर प्रकाश मोहरा को थमा दी।
स्क्वाड्रन लीडर प्रकाश मोहरा ने एक तायराना नज़र फाइल पर दौड़ाई और दूसरे ही लम्हे दोनों की जेबों से रिवॉल्वर निकल आए। खान वाले रिवॉल्वर पर साइलेंसर चढ़ा था, लेकिन प्रकाश वाले पर नहीं। तो हमारा शक दुरुस्त निकला। मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करके स्टेशन कमांडर के पास ले जा रहा हूं। हैंड्स अप! प्रकाश गुर्राया। सर ये गलत है, दरगाह मां की कसम, मुझे इसका इल्म नहीं। सार्जेंट का साथी गिड़गिड़ाया। तुमने जो कुछ बकना है इंक्वायरी में बकना, खान ने उन्हें गाली देते हुए कहा। दोनों ने सहम कर हाथ उठा दिए। अपना मुंह दीवार की तरफ करके खड़े हो जाओ, उन्हें अगला हुक्म मौसूल हुआ। अभी मुंह दीवार की तरफ करके खड़े हुए उन्हें एक आध मिनट ही गुजरा था जब दोनों के सरों पर कियामत टूटी। पिस्तौल के दस्ते दोनों के सर के नाजुक हिस्सों पर लगे और वो बगैर आवाज निकाले जमीन बोस हो गए। फाइल को खान ने अपनी वर्दी के अंदर अच्छी तरह महफूज कर लिया था। दोनों उसी तरह दबे कदमों बाहर आए। दमे रुखसत खान ने कमरे में मौजूद टेलीफोन का प्लग निकाल दिया था। कॉर्पोरल ने उन्हें दूर ही से आते पहचान लिया था। तीनों थोड़ी देर बाद उसी पोजीशन में आ गए थे। इस मर्तबा दोनों अफसरान ने अपने हाथ पिस्तौलों के दस्तों पर जमाए हुए थे। जीप की लाइट्स ऑफ थीं। सिर्फ इसी मध्यम सी रोशनी के सहारे जो रास्ते की रहनुमाई के लिए जलाई गई थी, वो उसी तरह गार्ड रूम तक आ गए। बैरल पर मौजूद गार्ड ने टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ फेंकी। अजय साहनी ने टोपी इतनी झुकाई हुई थी कि इसका चेहरा दिखाई पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रोशनी में अफसरान की शक्ल देखते ही इसने सैल्यूट मारा और अजय साहनी ने एक्सेलरेटर पर पांव दबा दिया। जीप आंधी की तरह उड़ती चली जा रही थी। इसी वीराने में पहुंचकर जहां से दोनों सवार हुए थे, उन्होंने अपनी वर्दियां और जीप की नंबर प्लेट से निजात हासिल की। थैंक यू फ्रेंड, प्रकाश ने गर्मजोशी से मुसाफहा करते हुए एक और लिफाफा इसकी तरफ बढ़ा दिया। अच्छा भैया, अब शायद तुमसे यूरोप ही के किसी मुल्क में मुलाकात हो। मैं तो अपना पीरियड मुकम्मल कर चुका हूं। कल ये लोग मुझे जर्मनी पहुंचा देंगे और फिर ऐश ही ऐश। खान भी इससे बाकायदा बगलगीर हो गया। इसने कुछ इस तरह अजय साहनी से बातें की थीं कि साहनी तड़प कर ही तो रह गया। उसके दिल में यूरोप जाकर ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश पहले से ही दो चंद हो गई थी। बड़ी फुर्ती से जीप का बोनट उठाकर प्रकाश ने उसके जीप के डायनामो में मामूली सी खराबी पैदा कर दी थी। दोनों यहीं उससे अलग हो गए। इस काम में बमुश्किल 1 घंटा सर्फ हुआ था। जब वो जीप लेकर वर्कशॉप पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। मिस्त्री एक दूसरी गाड़ी के नीचे लेटा अपने शागिर्दों को गालियां दे रहा था। साहनी को शायद वो पहचानता था, क्योंकि उसने जीप की लाइट्स बंद होने के बावजूद उसे नाम लेकर सलाम किया था। वहीं खड़े खड़े इसने मिस्त्री को खराबी से आगाह किया और ये भी बता दिया कि वो सुबह जाते समय जीप ले जाएगा। उसने रुखसत होते वक्त जानबूझकर ऊंची आवाज में उसे कह दिया था, अभी 7 बजे हैं और सुबह तक काम मुकम्मल होना चाहिए। कॉर्पोरल जानता था कि अव्वल तो मैकेनिक के पास घड़ी है ही नहीं, और अगर हुई भी तो वो उसमें टाइम देखने का ज़रा तकल्लुफ नहीं करेगा। जीप को ज़रा चमका भी देना। इसने किसी मुमकिना निशान की मौजूदगी को भी नज़रअंदाज नहीं किया था। अच्छा महाराज जी, मुतमईन रहें, मुझे इल्म है बड़े साहब की जीप है, मिस्त्री ने लेटे लेटे जवाब दिया। कॉर्पोरल अजय साहनी उसे राम राम कहकर वापस आ गया। सुबह अगर इंक्वायरी भी होती तो दुनिया की कोई ताकत यह साबित नहीं कर सकती थी कि वो जीप लेकर उस वर्कशॉप से आगे भी कहीं गया है, क्योंकि 7 बजे तक वो बमुश्किल यहीं पहुंच सकता था। अपने दोस्तों की तरफ से बताई गई हिफाजती तदाबीर पर उसने फौरन अमल किया। जीप की सीट के नीचे ही इसने एक सिविलियन ड्रेस रखा हुआ था। कपड़े इसने एक अंधेरे गोशे में तब्दील किए और आज वो खिलाफ मामूल बस की बजाय 8:30 बजे वाली ट्रेन से अपने गांव जा रहा था। दूसरा स्टेशन इसके गांव का था। ट्रेन में कोई शनासा चेहरा इसे दिखाई नहीं दे रहा था। घर तक वो उसी तरह पहुंचा था। खेतों में इसने दोबारा अपनी वर्दी तब्दील कर ली थी। वो आज कदम कदम पर एहतियात बरत रहा था। कोई गैर मामूली हरकत इससे सरजद नहीं हुई थी, ना ही इसने घर वालों को देर से आने का एहसास होने दिया था। रात काफ़ी देर गए इसे नींद आई, लेकिन सुबह वो पूरे वक्त पर जीप समेत अपने अफसर के सामने मौजूद था। खान और मनोहर लाल ने जीप के नज़रों से ओझल होते ही रख्ते सफ़र बांध लिया। दोनों चुपचाप सड़क के किनारे किनारे चलते गए। हमें अंबाला नहीं जाना चाहिए, खान ने अपनी राय पेश की। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से किसी नज़दीकी स्टेशन से कोई पैसेंजर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं, और हाँ, आज शायद हमें दिल्ली के बजाय पंजाब जाना पड़े। मनोहर लाल ने इसे अगले प्रोग्राम से आगाही दी। जैसे आपकी अच्छिया। इस मर्तबा तुम पगड़ी के बगैर ठाकर बने रहोगे, मनोहर लाल ने समझाया।
खान मुस्कुराकर चुप हो रहा। 2-2.5 घंटे पैदल चलने के बाद बिलाखिर उन्हें एक रेलवे स्टेशन के आसार दिखाई दिए। मनोहर लाल को अंदाज़ा था कि अम्बाला से शाम के बाद 3-4 पैसेंजर ट्रेन्स मुख्तलिफ जंक्शंस तक जाती हैं और वो कोई ना कोई ऐसी ट्रेन पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। खान के लिए ये खुशगवार हैरत बाइसे इत्मीनान थी कि उस लाइन पर आने वाले बहुत से रेलवे स्टेशन और उनके गिरदो नवाह आबाद देहातों के नाम मनोहर लाल को अजबर थे। उसने खान को दूर ही से स्टेशन की तरफ इशारा करते हुए स्टेशन का नाम और अब तक उनके रास्ते में आने वाले देहातों के नाम भी बता दिए थे और एक कवर स्टोरी भी समझा दी थी जो उसने किसी के इस्तिफसार करने पर सुनानी थी। ट्रेन आने में अभी करीबन आध घंटा बाकी है, उसने कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों पर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। मेरे ख्याल में हमें स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए। खान ने अपनी राय का इजहार किया। हाँ, मनोहर लाल कुछ सोचते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।